नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में लेखिका डॉक्टर देवकन्या ठाकुर की तीसरी पुस्तक मलाणा क्रीम का किया विमोचन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश को 10,620 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार। शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित। बैठक में अटल पेंशन योजना का किया गया रिव्यू। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक प्रदेश सरकार को कमेटी गठन करने का दिया अल्टीमेटम। वहीं पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग पूरी न करने पर बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की दी चेतावनी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में लेखिका डॉक्टर देवकन्या ठाकुर की तीसरी पुस्तक मलाणा क्रीम का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने लेखिका के प्रयासों की सराहना की और कहा कि नशे जैसे विषयों को पुस्तकों के माध्यम से आगे लाया जाना चाहिए ताकि लोगों में जागृति पैदा हो और वे नशे के खिलाफ एक सुदृढ़ अभियान चला सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, यहाँ की संस्कृति और परंपराएं समृद्ध है, इसलिए कुछ सामाजिक कुरीतियों जिनमें नशा सबसे प्रमुख है के लिए हिमाचल का नाम आना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक नवोदित लेखकों को प्रेरणा देगी। हिमाचल प्रदेश के 15 से 18 साल तक उम्र के किशोरों के लिए कोवैक्सीन की 2,80,000 डोज की पहली खेप पहुंच गई है। 3 जनवरी से प्रदेश में इस आयु वर्ग के किशोरों को कोवैक्सीन लगानी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 90% किशोर स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में ही वैक्सीन लगाने के लिए शिविर आयोजित करने का फैसला लिया है। अन्य 10% किशोरों को पंचायतों में वैक्सीन लगाई जाएगी। विकासखंड मशोबरा में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण के लिए गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण बाबूराम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसडीएम बीआर शर्मा ने बताया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू किया जाएगा। टीकाकरण के माध्यम से कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के अधिकतर बच्चे लाभान्वित होंगे। विकासखंड मशोबरा में निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के लगभग 92 स्कूलों के 6,156 बच्चे लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि विकासखंड मशोबरा में प्रत्येक दिन अलग अलग स्कूलों में 20 टीकाकरण विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 300 बच्चे एक सत्र में लाभान्वित होंगे। इसी तर्ज पर विकासखंड सुन्नी और अन्य विकास खंडों में भी अलग अलग स्कूलों में विशेष सत्रों का आयोजन कर इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 100% टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित कक्षा के अध्यापकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान टीकाकरण के लिए बच्चों का आधार कार्ड लाना आवश्यक रहेगा। यदि किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे राशन कार्ड की कॉपी अवश्य लाएं। उन्होंने शिमला ग्रामीण के सभी अभिभावकों से इस दौरान अपने बच्चों को जल्द से जल्द टीकाकरण करवाने का आग्रह किया ताकि इस महामारी से बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों का इस दौरान आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया ताकि इस आयु वर्ग के बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण किया जा सके। इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश प्रताप, खंड विकास अधिकारी मशोबरा निशांत ठाकुर, सीडीपीओ मशोबरा रूपा, खंड चिकित्सा अधिकारी सुन्नी प्रदीप जलोटा और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जिनकी बच्चों की उम्र 15 साल से 17 साल के बीच में है, उनका टीकाकरण होना है और ऐसे सभी बच्चों के टीकाकरण करने के लिए आज हमारे ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग थी, जिसमें मशोबरा ब्लॉक और सुन्नी ब्लॉक दोनों ब्लॉक की टीमें हमारे पास यहाँ थी। तो हमने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है कि कैसे हमने जो इस एज ग्रुप का टीकाकरण है सुनिश्चित करना है। मेरा अनुरोध रहेगा आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स से कि जो डेट आपके बच्चे के स्कूल को दी जाएगी कैंप वहाँ पे जिस दिन होगा, उस दिन आप अपना जो वार्ड है उसको ज़रूर स्कूल भेजें ताकि उसका टीकाकरण हो सके और साथ में आधार कार्ड की कॉपी वो लेकर आएँ।
अगर किसी के, यद्यपि सभी के पास आधार कार्ड है, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो राशन कार्ड की कॉपी लेके आ सकता है। लेकिन सभी इस एज ग्रुप के सभी बच्चे जो है इंश्योर करें कि अपना टीकाकरण करवा लें। आप देख रहे होंगे ओमिक्रॉन का जो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको घोषित किया गया है, उसको देखते हुए ये टीकाकरण टाइमली हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मदद करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। योजना का संपूर्ण संचालन कार्य पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संभाला जाता है। शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में अटल पेंशन योजना की समीक्षा की गई। हिमाचल प्रदेश में बैंकों द्वारा इस योजना पर कार्य किया जा रहा है और अब तक प्रदेश में 2,40,000 लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। वीरवार को शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अटल पेंशन योजना का रिव्यू किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्थायी सदस्य डॉक्टर दीपक मोहंती ने हिमाचल के बैंकों से इस योजना के संचालन, प्रगति और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हिमाचल प्रदेश में बैंकों द्वारा इस योजना पर कार्य किया जा रहा है और अब तक प्रदेश में 2,40,000 लोग इससे जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस समय हिमाचल में 20 लाख ऐसे योग्य लोग हैं जिन्हें इस योजना से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों द्वारा प्रयास तेज किए गए हैं और नए खुलने वाले सभी बैंक खातों में उपभोक्ता को योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं अन्य लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंच सके। वित्तीय समावेशन जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये पूरा नहीं होगा जब तक कि लोगों के पास पेंशन का साधन नहीं रहेगा। इस दिशा में देखिए सरकार और रेगुलेटर जैसे कि रिजर्व बैंक है, पेंशन रेगुलेटर हैं और बैंकों ने मिल के बात को बहुत आगे बढ़ाए हैं। उसके चलते हुए हमारे सब लोगों के पास अभी जो है अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि इंश्योरेंस भी होना चाहिए, पेंशन भी होना चाहिए। इसमें जो बात हम अभी चर्चा कर रहे हैं SLBC हिमाचल प्रदेश में अभी की APY जी अटल पेंशन योजना है, उसको कैसे आगे बढ़ा जाए। ये बहुत ही अच्छा पेंशन का साधन है, जैसे कि आम जनता के लिए है, कोई भी इसको ले सकता है और एलिजिबिलिटी उसका जो है कि 18 से 40 साल तक कोई भी उसको ले सकते हैं। सो इसका जो है 3 बेनिफिट है, इसमें 3 लाभ हो सकते हैं। पहला है कि आपको 1,000 से 5,000 तक पेंशन मिलेगा। आप नहीं रहे कल तो आपका जो धर्मपत्नी है, स्पाउस हैं, उनको भी उसी मात्रा का पेंशन मिलेगा, 1,000 5,000। ऐसे कि मान लिए कि आप दोनों नहीं रहे तो उनका जो बच्चे रहेंगे और उनका जो नॉमिनी रहेंगे, उनको जितना अपना पैसा उन्होंने भरा है, एक्यूमुलेटेड किए हैं, उसको ब्याज के साथ उनको ये पैसा वापस हो जाएगा। सो सब लोग ये करना चाहिए। और हिमाचल का जो है इसका APY का टारगेट हमने जो इस साल का है 21-22 का 1.1 लाख हमने रखे हैं, तो इसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये की बात था। दूसरा बात है कि सरकार का ये मानना है कि भाई सब लोगों के पास पेंशन का खाता होना चाहिए, पेंशन सैचुरेशन होना चाहिए। इस तहत हमने जो एस्टिमेट किया है कि ऑल इंडिया का जो है कि 7 करोड़ लोगों को हमको ये पेंशन देना चाहिए। इस साल तो देश भर का हम 1 करोड़ करने चाह रहे हैं और नेक्स्ट 2-3 साल जो रहेगा उसमें 7 करोड़ करेंगे। सो उसके लिए स्ट्रैटेजी ये बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि जो एलिजिबल लोग हैं, जिनके पास बैंकों में खाता है, एलिजिबल है, वो सबके पास ये पेंशन रहे। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एंड साइंस द्वारा 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के 21,896 बच्चों ने अपना पंजीकरण करवाया है। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में साइंस एक्टिविटी कॉर्नर, साइंस क्विज, इनोवेटिव साइंस मॉडल, मैथमेटिक्स कोलंबिया और साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट द्वारा राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोटा शिमला से 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 21,896 बच्चों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। इस साइंस कांग्रेस में साइंस एक्टिविटी कॉर्नर, साइंस क्विज,
इनोवेटिव साइंस मॉडल, मैथमेटिक्स कोलंबिया और साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए सिरमौर, सोलन, किन्नौर, हमीरपुर और शिमला में कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर दीप शाखा ने विस्तृत जानकारी साझा की। हर साल विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए स्कूलों में बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाता है और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हमारा हर वर्ष का एक एक्टिविटी है, जिसमें कि क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ये हम ऑफलाइन नहीं करवा सके, इसलिए ऑनलाइन इस एक्टिविटी का आयोजन किया गया और इसमें हमारे प्राइवेट और निजी सरकारी स्कूलों के 21,896 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और लगभग 5 एक्टिविटीज़ इसमें हुई, जिसमें कि साइंस एक्टिविटी कॉर्नर, साइंस क्विज, इनोवेटिव साइंस मॉडल और मैथमेटिक्स ओलंपियाड और साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये 5 एक्टिविटीज़ हुई और इसमें पहले कंपटीशन सब डिवीज़न लेवल पे हुए और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अब 28 से 31 दिसंबर को हमारे स्टेट लेवल की चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस आयोजित की गई, जिसमें कि 28 तारीख को इसका इनॉग्रल सेशन जो हुआ वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री सुदेश कुमार मोक्टा जी, डायरेक्टर एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी और मेंबर सेक्रेटरी हिम कॉस्टे, उन्होंने इनॉग्रल सेशन में भाग लिया और वो मुख्य अतिथि रहे और उसके साथ उन्होंने इन एक्टिविटीज़ में जो बच्चे शामिल हुए उनके साथ बातचीत भी की और वो सेशन बहुत अच्छा रहा, जिसमें कि बच्चे भी बढ़ चढ़ कर बच्चों ने उनसे प्रश्न पूछे और बड़े सेटिस्फाइड हुए और खुश हुए। इसी के साथ अलग अलग जगह पर हमने कोऑर्डिनेटर्स, हर एक्टिविटी के लिए कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं। वो सिरमौर हैं, सोलन है, किन्नौर है और हमीरपुर और शिमला। इसमें जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए कोऑर्डिनेटर बनाए गए और उन लोगों ने सभी ने मिलकर डीएसएस और उनकी रिसोर्स पर्सन्स और टीचर्स ने मिलकर इस एक्टिविटी को ऑनलाइन रूप में वीडियो के द्वारा गूगल पे और कहूट ऐप और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस एक्टिविटी को पूरा किया। आज हमारा तीसरा दिन चला हुआ है और आज शाम तक हमारी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन साइबर ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। एएसपी साइबर क्राइम नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि इस वर्ष यानी 2021 में साइबर क्राइम की 5,428 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें फाइनेंशियली फ्रॉड की 2,108 मामले, सोशल नेटवर्किंग के 1,731 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन गुम होने के 187 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 68 मोबाइल को बरामद कर लिया गया है। एएसपी साइबर क्राइम नरवीर राठौर ने लोगों से ऐसे मामलों में सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी और निजी जानकारी साझा न करें। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस विषय पर जब एएसपी नरवीर सिंह राठौर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2021 में कुल शिकायतें 5,428 दर्ज हुई हैं। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल फ्रॉड के 2,108 मामले दर्ज हुए हैं और सोशल नेटवर्किंग के 1,731 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य शिकायतों में 1,402 मोबाइल फोन गुम होने के 187 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 68 मोबाइल वापस शिकायतकर्ता को दिला दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 54,85,426 रुपए ठगों से वापस करवा लिया गया है, जिसमें से 12 लाख प्रोसेस में है और वो जल्द ही रिकवर कर लिए जाएंगे। नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि इस साल जो ठगी हुई है उसमें जॉब फ्रॉड, सेक्सोटॉर्शन, फेसबुक फर्जी खाता बनाकर लोगों से पैसे मांगना, इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करना, लॉटरी निकलने के नाम पर ठगी करना और डीलरशिप इत्यादि मुख्य ठगी रही है। उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप गूगल सर्च पर वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें अगर किसी ने कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर दिया है तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें और दूसरी बार क्रॉस चेक करने पर ही अपनी डिटेल्स वेबसाइट में डालें। हिमाचल प्रदेश राज्य साइबर थाना शिमला में वर्ष 2021 में करीब 5500 शिकायतें साइबर क्राइम से संबंधित हमारे पास आई हैं, जिनमें करीब 2000 शिकायतें जो है साइबर फ्रॉड से संबंधित आई हैं और करीब 1800 शिकायतें जो है
सोशल मीडिया से संबंधित शिकायतें आई हैं। इसके अलावा मिसलेनियस कंप्लेंट्स जो है किसी का ईमेल का इशू है या नेटवर्क सोशल मीडिया अकाउंट का इशू है या मोबाइल फ़ोन गुम होने का इशू है, अन्य शिकायतें आई हैं। तो ये जो सभी शिकायतें हमारे पास जो लोगों की आती हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती है। ईमेल के माध्यम से आती है, हमारे जो टोल फ्री नंबर है उसके थ्रू आती है, टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू आती है। तो इन शिकायतों को हम जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो तुरंत उस पर एक्शन लेता है और लोगों का जो ठगी का जो पैसा गया है उसको रिफ़ंड करने के लिए निरंतर हम प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर हम जो विक्टिम की जो डिटेल है ठगी की वो अपलोड करते हैं और जिस पर जो है बहुत सारे बैंक्स के नोडल ऑफिसर्स और ई वॉलेट्स के नोडल ऑफिसर होते हैं जो हम पैसे को जो है तुरंत जो है ब्लॉक करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2021 में अभी तक जो है हमने 54 लाख जो है विक्टिम का पैसा रिफंड करवाया है और करीब 12 लाख रुपया जो है अभी प्रोसेस में चल रहा है जिसको हम रिफ़ंड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आमजन से यही कहना है कि जब भी कोई साइबर ठगी किसी के साथ होती है तुरंत जो है हमारे टोल फ्री नंबर 1555-260 व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के माध्यम से हमें तुरंत शिकायत करें। और इसमें एकमात्र जो बचाव है वो यही है कि आप अवेयर रहें साइबर ठगी से। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई ईमेल आपको आती है या कोई ऑफ़र आती है या आपको कोई ऐसा मैसेज आता है कि आप लॉटरी जो है जीत गए हैं या फिर आपका जो है जॉब फलानी कंपनी में लग गई है, इवन आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं या OLX पे कोई प्रोडक्ट है कि भाई ये जो है बहुत सस्ते में मिल रहा है या कोई आपकी रेंटेड अकोमोडेशन है उसको लेने के लिए कोई ऑफ़र आता है। किसी भी तरह का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ऑफ़र आता है आप पहले उसको प्रथम दृष्टया ये माने कि ये फेक है और उसका आप फिज़िकली उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे वेरीफाई करें और उनके जो लैंडलाइन नंबर है उनसे वेरीफाई करें। या न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक प्रदेश सरकार को कमेटी गठित करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग पूरी न करने पर बजट सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दी है। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ व प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कमेटी गठित करने की अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन आज दिन तक कमेटी गठित नहीं हुई है। ऐसे में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक सरकार को कमेटी गठित करने व 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो आगामी बजट सत्र में लाखों कर्मचारी विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेंगे। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने सरकार से ओल्ड पेंशन बहाल करने की मांग की है। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि एनपीएस न्यू पेंशन नहीं बल्कि नो पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारियों को ब्याज नाम मात्र ही मिलता है। उन्होंने कहा कि एनपीएस का पैसा पेंशन के नाम पर कंपनी के पास जा रहा है। इससे सरकार और कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। सरकार को तुरंत एनपीएस को बंद कर ओल्ड पेंशन को लागू करना चाहिए। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदीप ठाकुर ने कहा कि 11 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कमेटी गठन करने की अधिसूचना जारी की गई, लेकिन आज दिन तक कमेटी नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि इसके संदर्भ में 1 जनवरी को गेट मीटिंग की जाएगी जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करती है तो संघ बजट सत्र का घेराव करेगा जिसमें प्रदेश के 1 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की जाती। सरकार को कमेटी गठित करने के लिए हमने जो है 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया है और उसके बाद हम जो है 1 तारीख को गेट मीटिंग करने वाले हैं और उसमें कर्मचारियों की तरफ से जो भी हमें सुझाव आएंगे उस तरह से हमारी आगे की जो महीने 2 महीने की रणनीति होगी। हम सरकार का रुख देखेंगे। सरकार कमेटी गठित करती है तो कमेटी की हम स्पीड देखेंगे, वो किस तरह से हमारा काम कर रही है। और 31 जनवरी तक का हमने कमेटी को भी समय दिया है। अगर गठित भी करती है तो 31 दिसंबर तक जो है कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करे और वो रिपोर्ट जो है
जब आएगी तो फरवरी महीने में हम चाहेंगे कि हमारी पेंशन बहाल हो। इसमें 1,20,000 के आसपास कर्मचारी हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बताया कि इसमें जो है सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 500 करोड़ के आसपास जो है सरकार को हर वर्ष पेंशन के रूप में देने पड़ेंगे, जबकि आज की डेट में जो है 1200 करोड़ जो है सरकार अपना और कर्मचारियों का पैसा NSDL को दे रही है। उल्टा सरकार को 700 करोड़ का फ़ायदा इसमें होने वाला है। शिमला नगर निगम की बीते मंगलवार को हुई मासिक बैठक में मनोनीत पार्षदों के कहने पर ही विकास कार्य करने की कांग्रेस पार्षदों के आरोपों पर सदन में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस के पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन भाजपा के मनोनीत पार्षदों के कहने पर काम कर रहा है। कांग्रेस के चुने हुए पार्षदों की अनदेखी की जा रही है। पार्षद शादा चौहान ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में 2019 के टेंडर हुए हैं, इसके काम भी शुरू नहीं हो रहे हैं और मनोनीत पार्षद के कहने पर रोजाना टेंडर और काम शुरू किए जा रहे हैं। वहीं शांति विहार के मनोनीत पार्षद राजेंद्र चौहान ने स्थानीय पार्षद के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पार्षद वर्ष 2017 में चुनकर आई थी, जबकि उनका मनोनयन फरवरी 2020 में हुआ। ऐसे में बीते वर्षों में वार्ड में विकास के कितने और क्या काम करवाए, इसका कांग्रेस पार्षद जवाब दे। हमारे वार्ड जो शांति विहार वार्ड है, वहाँ से जो सामान्य कांग्रेस की पार्षद है, वो मेरे ऊपर बार बार आरोप लगा रही है। आज भी अखबारों में छपा था और परसों जो हाउस हुआ था उसमें भी इसी बात को लेकर उन्होंने शोर किया कि मैं उनके काम में दखलंदाजी कर रहा हूं और मैंने जो डीओ दिए थे वो प्रशासन ने अप्रूव नहीं किए और मेरे काम नहीं हो रहे। मेरा कहना तो एकमात्र ये है कि मैं तो मनोनीत ही फरवरी 2020 में हुआ हूँ। 17 से लेकर 20 तक आपके पास करीब 3 साल थे और 21 में फरवरी के बाद लॉकडाउन था, कोरोना था। मैंने तो काम करने शुरू ही 21 में किए हैं, जनवरी 21 के बाद। तो आपके पास जो 4 साल का कार्यकाल था, आपने जो डीओ दिए थे, आपने जो प्रस्ताव दिए थे, उसको आपको पीछा करके उसकी फाइल बनानी चाहिए थी। उसमें जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। हमारे जो निगम के आयुक्त है, बहुत ही नेक इंसान है, उन तक जो फाइल जाती है वो कभी टर्न डाउन नहीं होती है, वो अप्रूव होती है। और जो हमारे बीच में हमारी महापौर महोदय हैं, वो एक बहुत निहायती शरीफ महिला हैं और उनके पास जो भी फाइल आई है हाउस में लगने के लिए, तो उन्होंने कोई फाइल उनकी रिजेक्ट नहीं की है। उनके ऊपर भी वो आरोप लगा रही हैं कि वे महापौर भी मेरे कार्य नहीं करी। ये आरोप मैं महापौर के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं कि महापौर ने कभी उनकी फाइल कोई वापस नहीं की है। और जो मेरे ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। आप अपनी मेहनत करें, जो जिस फाइल पे जिस काम पे वो मेहनत कर रहे हैं, नगर निगम प्रशासन ने उनकी भी फाइल पास की है और मैं गिना सकता हूँ आपको कि उनके भी काम वार्ड के अंदर हुए हैं और हो रहे हैं। और जो काम मैंने किए हैं वो मैंने पास कराए हैं। आज जब मैं नॉमिनेट हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब मैंने पूरा शांति विहार वार्ड का जो दृश्य देखा तो वहाँ पर हमारे पास किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। ना कोई चिल्ड्रन पार्क है वहाँ, ना हमारे पास वहाँ वार्ड ऑफिस है, ना हमारे पास वहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था है। हमारा एक वार्ड ऐसा है जहाँ पर एक भी गाड़ी की पार्किंग नहीं है। जिला सोलन के दाड़ाघाट में किसानों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न पंचायतों से आए किसानों ने कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बायो साइंस के विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र ठाकुर, क्रॉप निदेशक मोहन सिंह सहित कृषि और वन विभाग के अधिकारियों ने किसानों को अपने अपने विषय से संबंधित कृषि उपयोगी व विभिन्न तरह की जलवायु और खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी प्रदान की। कृषि पैदावार को बढ़ाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ऐसी कार्यशाला बेहद लाभकारी है। कोटगढ़ खनेरी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 3 जनवरी को शिमला के गेटी थिएटर में वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मानवाधिकार आयोग में सेवारत एसपी प्रमोद शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। एसोसिएशन के चेयरमैन रजत चौहान ने बताया कि 3 जनवरी को प्रस्तावित इस कार्यक्रम में हिमाचल के युवा कलाकार काकू चौहान और हनी नेगी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। हम हर साल के भांति इस साल भी एक कल्चर फेस्टिवल गेट टुगेदर करवा रहे हैं, जिसका वेन्यू रहेगा गेटी थिएटर और टाइमिंग रहेगी फंक्शन की 10 बजे से 6 बजे के बीच और डेट रहेगी फंक्शन की 3 जनवरी।
और हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे अमित मेहता जी, और इस इवेंट में एसपी प्रमोद शुक्ला जी भी इनवाइटेड है। और इसके साथ हमारे मेन अट्रैक्शन सिंगर रहेंगे हनी नेगी जी, काकू चौहान जी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इस इवेंट में मिक्स नाटी देखने को मिलेगी, कोडगर का कल्चर देखने को मिलेगा, गर्ल्स नाटी देखने को मिलेगी, भांगड़ा, पंजाबी डांस, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, टीआरवी का प्ले देखने को मिलेगा। तो हमारा इवेंट 3 जनवरी को गेटी थिएटर में हो रहा है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इवेंट में पधारें। नशामुक्त समाज के निर्माण में शिमला पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। नशे का काला कारोबार करने वालों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने विशेष अभियान छेड़ रखा है। वहीं लोगों, विशेषकर युवा वर्ग को नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करने में भी पुलिस अधिकारी और जवान अहम भूमिका निभा रहे हैं। शिमला पुलिस ने केवल दिसंबर माह में ही नशा कारोबार में संलिप्त 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी शिमला डॉक्टर मोनिका ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नशा कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, जो नशे की प्रॉब्लम है, उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड। जो पुलिस का काम इन्फोर्समेंट का काम है, हम सप्लाई रोकने का काम करते हैं। इसी में शिमला पुलिस ने इस दिसंबर के महीने में टोटल 13 केसेस रजिस्टर करे हैं, जिसमें से 10 केसेस चिट्टे या एडल्ट्रेटेड हीरोइन के केसेस हैं। इसमें लगभग 17 लोग अरेस्ट करे हैं और करीबन 250 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है इनसे। साथ ही साथ जो चरस के केस है वो 3 केसेस हैं, इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 9 किलो 700 ग्राम के करीबन चरस और 1 किलो 300 ग्राम के करीबन अफीम या ओपियम पकड़ी गई है। तो चरस के केसेस होते हैं वो एनडीपीएस के सेक्शन 20 के अंदर होते हैं और जो चिट्टे या फिर हीरोइन के केसेस होते हैं वो सेक्शन 21 के अंदर होते हैं। जो मेन आरोपी जिसकी पोजेशन में मिलता है, अगर उसको मदद कोई करता है तो वो सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के अंदर उसको अरेस्ट किया जाता है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।